नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार, सत श्री अकाल दोस्तों। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्णय को विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था। यह कौन सा अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो 143। देखिए, दरअसल बात ऐसी हुई थी कि गुजरात में हुई थी 2002 में चुनाव, और उस 2002 के चुनाव को चुनाव आयोग ने कर दिया था स्थगित। तो राष्ट्रपति महोदय को वह जानने का इच्छा हुई कि यह ऐसा क्यों हुआ और हो सकता है क्या। तो इसके लिए 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से वो राय ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राय लेंगे तो अपने ही बराबरी के या अपने से ऊंचे के लेंगे। तो अपने बराबरी के कौन हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। तो वो उनसे राय लिए थे। तो राय में देखिए कहा गया था कि देखिए 43 में क्या कहा गया है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, 143 में कहा गया, 143 के 1 में, कि कोई ऐसा प्रश्न तथ्य उत्पन्न हो गया है जो प्राकृतिक या ऐसे व्यापक महत्व की हो, उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना हो, तो वह बेझिझक उच्चतम न्यायालय जा सकता है और वहाँ उसका राय प्राप्त कर सकता है। 143 के 2 में कहा गया है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के वर्णित किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार का विवाद जो पहले देखे हैं आप, उस तरह के वर्णित हो तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशित कर सकता है कि आप इस पर सुनवाई कीजिए, राय दीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना जरूरी है? कह रहा है ऐसा विधेयक है जिसमें भारतीय संसद में दोनों में अलग अलग पारित होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक में पारित हो गया तो काम चलेगा। धन विधेयक का आपको बेसिकली पता है, लोकसभा में पारित हो जाएगा तो आप काम कर लेंगे, राज्यसभा में तो उसका औपचारिक है। वित्त विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में औपचारिक है। ठीक है, साधारण विधेयक तो आप पारित कर ही लोगे, लेकिन संविधान संशोधन दोनों में अलग अलग पारित होना जरूरी है और विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, इसलिए उत्तर डी सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका क्या है विस्तार। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन में उस सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक, मतलब 2/3 होना चाहिए। ठीक है, उपस्थिति से अधिक मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 से अधिक होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो उस सभा जो है, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, 543 सीट है लोकसभा में, तो 543 सीट का 50% लोग पहले उपस्थित होना चाहिए उसमें। पहली बात तो ये हो गया। सेकेंड, 50% जो उपस्थित है बच्चे लोग उसमें सदस्य, उसका 2/3 होना चाहिए, तब जाके ये पारित होगा, जो थोड़ा कठिन है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2003 के वाला क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद स्वीकृति है। अनुच्छेद 108 में बिल्कुल सही है। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो है 1961 से चलना शुरू हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरस्त बिल की पारित करने के लिए हुआ था। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है उत्तर सही है या तो हैं, इसके बारे में जानना। 1 2 2 3 या 1 3 या 1 2 3, तीनों में से कौन सा सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा? 1 2 3। चलिए विस्तार से इसको समझते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने की सहमति रखते हैं। प्रथम संयुक्त बैठक 1961 ईस्वी में ही हुआ था और इसे दहेज निषेध विधेयक 1959 के मामले को सामना करना पड़ा था। देखिए, कह रहा है कि दहेज निषेध विधेयक कब आया था? 1959 में, बट दहेज रुका नहीं है, अलग बात है। ठीक है, द्वितीय संयुक्त बैठक जो हुआ था 1978 ईस्वी में आयोजित किया गया था बैंकिंग सेवा को निरस्त करने के लिए। जो इसका कहा जाता था विधेयक को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 अस्वीकार कर दिया गया था इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नया क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है या तो हैं? तो सही उत्तर हो जाएंगे, एक बार में इसे 6 महीना तक ही बढ़ाया जा सकता है, 6 महीना से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। चलिए विस्तार से इसको देखते हैं।
83 की दो में लोकसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए, जब तक जल्द भंग नहीं हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी। देखिए, जैसे दिन पहली बैठक हुई, पहली बैठक से 5 साल तक के वो बनी रहेगी। आपको पता है चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल जैसे विस्तार होता है तो पहला बैठक स्टार्ट हो जाता है, तो ये बनी रहेगी 5 साल तक, बशर्ते उस उक्त अवधि के उस आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो। तब क्या करना होगा, संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय के रूप में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है और किसी भी मामले में 6 महीना की अवधि के आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। अब क्या कह रहा है, जो समझिए बढ़िया से, कह रहा है कि 1 साल 1 वर्ष में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, किसी भी मामले में 6 महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। समझें? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन परिनियंत्रण करती है? 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस नीति से करती है? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जो करती है संसद समितियों के माध्यम से। देखिए, भारतीय प्रशासन जो है कैसे करेगी, संसद के समितियों के माध्यम से, जैसे लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, ये सब समिति के माध्यम से वो संचालन करती है, प्रशासनिक करती है। देखिए, भारत संसद संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। संसदीय समिति से तात्पर्य है कि उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के दिशा निर्देश कार्य करती है तथा अपनी प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इस तरह से सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे नहीं देखने वाली एक बहुत बड़ी बात है कि सभी क्वेश्चन में नहीं जरूर देखिएगा, कौन सा सही नहीं है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, पहली बात कह रहा है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेगा कि अंतरिम रूप से कि प्राधिकरण धन विधेयक है या नहीं, ये बात सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन के भीतर लौटा देना होगा, नहीं तो ऐसा ही माना जाएगा कि आप पास कर दिए हैं। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो इसमें से कौन सा जो है उत्तर, तो इसमें से सभी के सभी उत्तर सही हैं। कौन कौन? बी, सी और डी। अब पूछा गया है नहीं सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों सदनों वाला। क्या है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रस्तुत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में ही होगा। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को पारित किया जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। 14 दिन के भीतर लौटा देना है राज्यसभा को इसको, नहीं तो इसको स्वतः माना जाएगा कि पारित कर दिया गया है। ठीक है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सौ सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। देखिए, अध्यक्ष जो है ना, लोकसभा के अध्यक्ष किसी भी सदन को बोलने से रोक सकता है, सदस्य को, किसी को कह सकता है हाँ आप बोलो, ये अध्यक्ष के पास पावर है। तो इसको क्या कहते हैं? जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस तरह की घटना है उसे कहा जाता है बैठ जाना प्रस्ताव, एल्डिंग द फ्लोर। समझे? एल्डिंग द फ्लोर होता है, संसद जब देखते होंगे किसी सदन में चल रही होगी तो क्या कहा जाता है, किसी को अध्यक्ष महोदय कहते हैं बैठ जाइए, हाँ और बोलिए, तो इस तरह का तो कहा जाता है बैठ जाना प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट अगला, लोकसभा के अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट दिया गया है? वह राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जाति है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के बारे में विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी जनजाति है, यहाँ सबसे ज़्यादा वन है, यहाँ सबसे ज़्यादा वन के लिए भी यही माना जाता है राज्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, कैसे? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कोई भी संशोधन यदि जो संविधान में चाहिए तो ये कैसे लाया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2। तो इसका लाने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए 1 और 2 होगा। लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में किसी में ला सकते हैं जो संविधान को संशोधित कर सकता है। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है और ये बताना है कि 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या है? कृत्यकारी, असपत्य, प्रज्ञान है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति
सूचना की गोपनीयता, सर्वोच्च न्यायालय के जज, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन, संसद सदस्य, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा भाव और निष्ठा, संघ की मंत्री, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। किसके साथ कौन सा मिलान सही होगा? सही उत्तर इसका सही उत्तर हम लोग मिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखेंगे। एक का तो 3 होगा। पहली बात आप लोग ये समझिए कि एक का होगा 3, एक का 3 के साथ मिलान कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के जज, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे। 2 का होगा 4, बी का 4 होगा। संसद सदस्य जो है ये रखेंगे, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, इस तरह के बाद शपथ लेंगे वो। और संघ के मंत्री जो है सूचना और गोपनीयता को रखेंगे। मंत्री जो होंगे वो कहेंगे सूचना और गोपनीयता को हम रखेंगे। सूचना मतलब कोई भी सूचना हो उसको, जैसे पैंडेमिक आया था कोविड, उसमें बहुत सारे मंत्री को मालूम था ऐसे होगा, लेकिन उन्होंने गोपनीयता को शपथ लिया था इसलिए नहीं बोला था। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यही मिलान दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा भाव और निष्ठा रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे संविधान के विधि का मर्यादा बनाए रखेंगे। संसद सदस्य जो होंगे कर्तव्य की निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। संघ के मंत्री जो होंगे सूचना की गोपनीयता रखेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति की 2/3 से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति और 2/3 सदनों से मिलकर बनेगी संसद। कौन सा इसमें सही है? 1 2 या 1 2 या फिर इनमें से कोई नहीं? 1 और 2 दोनों सही बातें हैं। कौन सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है सदन के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। देखते हैं लोकसभा आना तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं वो। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। सही बात है, संसद जो 2 सदन से मिलकर बनता है। पहला देखिए लोकसभा और प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू क्या होगा? संसद होगा, है ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अब तक विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद किसमें नहीं है? तो विधान परिषद महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सीधा सीधी आंसर है, सबको जानता है। 1995 में यूपीएससी में पूछता था इस तरह के क्वेश्चन। अब तो इस तरह का क्वेश्चन लोप कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध किया गया है कि राज्यपाल अपने शपथ की तारीख से 5 वर्ष उपबंध तक पद धारण करेंगे। इसके निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1995 में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरा होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है या तो है गया है? ये जो बोला गया है इसके कोई भी बात सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं सही है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद मर्यादा पे होते हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि क्या इस तरह से हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल। देखिए 156 में राज्यपाल का पद की अवधि किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद मर्यादा पर धारण करेंगे, मतलब उनके मन मुताबिक होगा। राष्ट्रपति जब चाहे तो हटा सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधन अपने हस्ताक्षर हस्त सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। जैसे चाहेगा राज्यपाल कि नहीं मुझे नहीं राज्यपाल रहना है, तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग के पत्र दे सकता है वो। इस लेख में पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन एक राज्यपाल उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा जिस दिन वह अपने कार्यकाल में प्रवेश करता है। समझो, कार्यकाल में जैसे प्रवेश करेगा तो 5 साल के लिए धारण करेगा। अमूमन ये चलता है, बशर्ते कि एक राज्यपाल अपनी कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी प्रवेश नहीं कर जाता है। देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों जो है ये भारत के गार्जियन होते हैं, देश के गार्जियन है, राज्य के गार्जियन है। तो ये दोनों जो है जब तक रहेंगे जब तक कोई नया गार्जियन नहीं आ जाए। गार्जियन विहीन राज्य नहीं होना चाहिए, समझें। तो इसलिए इसका होगा कि जब तक नया नहीं आएगा तब तक रहेगा। दूसरी बात है कि जब त्याग देना है तो राष्ट्रपति को दे देंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि 5 साल तक ही रहना है। 5 साल के बाद चुनना जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 साल तक कोई हटाएगा नहीं उसे।
जब चाहेगा राष्ट्रपति उठा कर फेंक देगा उसको बाहर। संसद सदस्य स्थायी क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? इसमें देखिए, इसमें कौन सा निधि के संबंध में सही है? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा बात लिखा हुआ है। MPLADS निधियां टिकाऊ परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक सदन की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। MPLADS निधियां जो है वार्षिक आधार पर स्वीकृति की जाती है और प्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्निर्धित नहीं किया जा सकता। जिस जो राशि मिला है उसको अगले वर्ष के लिए फिर से नहीं लागू किया जा सकता। देखिए बात कैसा लिखा, अग्निर्धित कहीं नहीं किया जा सकता है, मतलब यूपीएससी के वर्ड भी रहेगा ऐसा, बहुत ही कठिन वर्ड रहेगा। कार्यान्वयन हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। इसका कौन सा उत्तर सही है? तो देखिए इसमें सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब विस्तार से देखते हैं। बाद के वर्षों में उपयोग के लिए जिले में बचे धन को आगे बढ़ाया जा सकता है। समझे, कह रहा है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता भाई, बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन में कह दिया, आंसर में कह दिया नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, और देखिए MPLAD निधियों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आधारभूत संरचना के लिए किया जा सकता है। संसद को प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 15% ST आबादी के निवास वाले क्षेत्र में, 7.5% ST वाले के क्षेत्र में धन को सिफारिश करना जरूरी है। देखिए जहाँ 15% जो है SC वाले लोग हैं वहाँ धन लगाना जरूरी है, और 7.5% जो है ST वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ धन लगाना जरूरी है। SC ST के लिए अम्बेडकर जी ने बढ़िया काम कर दिया था यार। रियल मायने में आरक्षण का किसी को लाभ मिला है तो SC ST को ही मिला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात के उपबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कह रहा है कौन सा? इसमें जोड़ा बातों में सिर्फ एक बात सही है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं करेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों में संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जा चुका हो। ठीक है, वित्तीय आपात तभी कर सकते हैं जब 2 वर्ष के समाप्ति से पहले होगा। अनुच्छेद के 360 में ये बातें पूरी बढ़िया से व्याख्या किया गया है। कहा गया है कि वित्तीय आपात की घोषणा करने वाले उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए। जब लोकसभा की घोषणा को मंजूरी दिए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान भंग कर दिया जाता है तो उद्घोषणा उसके पुनर्गठन के बाद लोकसभा में पहले बैठक के 30 दिन के भीतर उसे कार्य संपन्न करना चाहिए। बशर्ते राज्यसभा को इस सूची से मंजूरी दे दी गई हो। तब 1 वर्ष बाद एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक जारी रहता है, इसलिए उसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं किया गया है और इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वित्तीय आपात काल की उद्घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्तावना को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। वित्तीय आपात काल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद में उद्घोषित किया जा सकता है। इस तरह की उद्घोषणा को संसद को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय अब देखिए एक बता जान लीजिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संघ के मामले के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति के वेतन और भत्ते में कमी के लिए निर्देश जारी कर सकता है। वित्तीय आपात जब हो जाएगा तो कह देगा कि इसमें राष्ट्रपति, वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनका वेतन जल्दी कटता नहीं है, कभी नहीं, कोई भी आपात आ जाए। लेकिन वित्तीय आपात में है कि आप लोग का भी वेतन कटौती कर दिया जाएगा। जैसे 2,75,000 मिलता है महीना का वेतन,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, ठीक है, तो इनका वेतन कहेगा कि आपको अब मिलेगा 50,000, राइट। तो कभी भी कर सकता है इस तरह की बातें। लेकिन अब ये वित्तीय अपराध को ख़त्म करने के लिए संसद की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति स्वयं आके मुख से कहेंगे आज से वित्तीय अपराध खत्म, मतलब ख़त्म, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको हर दिन क्वेश्चन आकर बता सकूं। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्ते।